Good evening. Prelims is the easiest exam. हैं? नहीं, अगर तीनों चरणों में देखा जाएगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, तो सबसे आसान तो यही है। इसका नंबर जोड़ना है नहीं, केवल 55 क्वेश्चन बनाने हैं ना टोटल। इसका अर्थ है कि 45 छोड़ने हैं। ये ज्यादा आसान है। कितना छोड़ना है ज्यादा आसान है, 45 तो छोड़ ही देना है। नहीं, मैं मोरल बूस्टअप करने के लिए नहीं कह रहा, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। प्रीलिम्स इज द इजीएस्ट स्टेज। प्रीलिम सबसे आसान सा चरण होता है इस परीक्षा में। वो तब महसूस होगा व्हेन यू विल राइट मेंस। जब मेंस के हॉल के अंदर बैठेंगे ना 20 प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, तब कई बार जीवन से निराशा हो सकती है, मैं कहां आके फंस गया। तो ये तो सबसे आसान है। ये तो इधर उधर देख कर भी 2-4 प्रश्न बन जाते हैं, अगल बगल से भी है। सहकारिता में भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। वहां वो स्कोप है नहीं, और वहां 20 आंसर लिखना है और 3 घंटा, तो पता चलेगा कि 2 घंटे बीत गए, अभी 10 ही लिखा है। तो वहां समस्या होगी। वो उस समय रियलाइज करेंगे कि प्रीलिम्स वाज इजियर। ठीक है, अभी लग रहा है कि प्रीलिम्स इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि हमने टारगेट बना रखा है कि यूपीएससी को याद रहेगा जीवन भर की किसी ने परीक्षा दी थी, कि 100 से अगर 100 ही क्यों पूछा उसने। अप्रोच हमारा यह है कि हम इतना पढ़ लें कि 100 ही क्यों आया। इस चक्कर में 55 भी गड़बड़ हो जाता है। दिस इज द रियलिटी। अनावश्यक पढ़कर हमने उसको खराब कर लिया है अपना। फोकस्ड होने की जरूरत है ना, टारगेटेड होने की जरूरत है ना, पिन पॉइंट। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा, बहुत सारे विषय तो ये तो चल ही रहा है कार्यक्रम मेरे ख्याल से काफी दिन से, कई सब्जेक्ट हो गए होंगे, तो मोर और लेस सारे सब्जेक्ट में समझ में आ रहा होगा फोकस कहां होने की जरूरत है? आया कुछ समझ में? जैसे इसमें जो टॉपिक्स मैंने दिलवाए थे ये इतने हैं, इसको भी छोटा कर दे तो 5 टॉपिक हैं केवल, जहां से क्वेश्चन आएंगे। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे गवर्नेंस से केवल, तो इसी में से 5 टॉपिक में से आएंगे। ये लिखा है यहां पर साइड में कितने क्वेश्चन आए हैं। पब्लिक पॉलिसी गिव्स यू 27 क्वेश्चन, नहीं तो बाकी मान लिया दबाव समूह से 1 आया है अब तक, तो अगर इस बार भी आ गया दबाव समूह से, तो वो 45 में चला जाएगा, जो 45 छोड़ना है मुझे। लेकिन अगर मैंने ये पब्लिक पॉलिसी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस देख लिया है, यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन। 2 ही टॉपिक पर फोकस करना है, ज्यादा समय भी बचेगा, ऊर्जा बची रहेगी। ऊर्जा को कंजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, मेंस में समय मिलेगा नहीं। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस में बहुत समय नहीं मिलेगा ना। उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी जीएस के अलावा, दैट इज योर ऑप्शनल, राइट। एक और ऐड होगा, दैट इज एसे, है ना, और 2 भाषाएं भी। तो जिसका जिस भाषा में हाथ तंग है उसके लिए समस्या है। इस सारे टॉपिक्स को पढ़कर क्या महसूस हुआ है? टेल मी। पढ़ाई नहीं है? वेरी गुड। तो ये कक्षा तो पढ़ाने वाली कक्षा तो है नहीं, है? फिर कैसे होगा? कुछ लोगों ने पढ़ा होगा गवर्नेंस, मेरी क्लास तो की होगी, तो अंतिम बार कब रिवाइज किया? तो ये तो हो गया वंस अपॉन ए टाइम, है? एक समय की बात है जब हमने कक्षा में गवर्नेंस पढ़ा था। रिवाइज कितना किया? रिवाइज उसमें से कर लिया है रिवाइज। टॉपिक नंबर 2 और 5 ये आपका, और उसके बाद 7। तो अगर ऐसे देखें तो नंबर 5 इज नंबर 1, सबसे ज्यादा प्रश्न है। शासन के स्वरूप से 16 प्रश्न है, और
संवैधानिक और संविधानेतर संस्थाओं से 13 प्रश्न है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होगा, वही जानना है परीक्षक को आपके प्रश्नों से। व्हाट एन एडमिनिस्ट्रेटर डज एग्जैक्टली। सबसे पहली तो चीज उन्हें होनी चाहिए कि ही शुड स्टडी द थिंग्स इन ऑर्डरली फैशन। जैसे मान लें कि ई कोर्ट पर अभी बजट में एक संकल्पना लाई गई है कि 3rd फेज विल बी एक्सपेंडेड और अच्छी खासी राशि उस पर खर्च की जा रही है ना। तो ई कोर्ट पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो परीक्षक क्या जानना चाहता है, या तो नहीं जानना चाहेगा कि आप अगर मुख्य न्यायाधीश होते तो किसी को फांसी की सजा कब देंगे, ये तो पूछा नहीं जाएगा। यह पूछा जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज ई कोर्ट, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, हु आर दी बेनिफिशियरीज। नहीं तो उसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम किसी भी टॉपिक के खंड को निकाल ले सकते हैं कि कहां से वो क्वेश्चन बन रहा है। तो उसमें 4 चीजें होती हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। इन जनरल अगर हम किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम, किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को अगर अच्छे से समझना है तो पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि यू हैव टू बी साइंटिफिक इन योर अप्रोच। साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक मानसिकता या मनोवृत्ति होनी चाहिए किसी चीज को पढ़ने के लिए। और दूसरा कि उसका खंडवार सेगमेंटेशन उसका किया जाना चाहिए। सेगमेंट करके पढ़ेंगे तो बहुत चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। किसी भी चीज को होलसम अगर पढ़ा जाएगा तो वो ऊपर का पैराग्राफ अगर समझ में आया तो हो सकता है 10 पैराग्राफ लंबा कोई टॉपिक है तो 10वें पैराग्राफ तक आते आते यू आर अनएबल टू कनेक्ट। अगर उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दें तो उसको समझना बहुत आसान है। जैसे कि मान लें कि अगर हमें ई कोर्ट कहा या भारत का निर्वाचन आयोग कहा या सीवीसी कहा, मान लिया है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या कमीशन, तो उसमें कौन सी चीज पढ़ी जाएगी जो प्रीलिम्स में प्रश्न दे सकती है। जानकारी तो हम सीवीसी से ज्यादा रख सकते हैं उसके बारे में। हो सकता है सीवीसी को मैं ही जाके बताऊं कि आपके अधिकार ये भी है ना। बहुत सारे छात्रों का अप्रोच वह भी होता है कि इतनी जानकारी हो जाए कि उतनी जानकारी प्रधानमंत्री को भी नहीं है कि वो क्या कर सकता है। तो लेकिन मुझे यह भी समझ में आना चाहिए कि सीवीसी से प्रश्न क्या बनेगा। सो विच लाइन आई शुड रिमेंबर, है ना। तो उसके लिए 4 भाग होते हैं किसी भी टॉपिक के। वन इज योर कॉन्सेप्ट की संकल्पना का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं ना, मेरी संकल्पना खराब है, कॉन्सेप्ट खराब है। तो ये व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। कौन बता सकता है, डिफाइन कीजिए इसको। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। यस, परिभाषा तो कुछ और हो गई उसकी। परिभाषा में तो बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। हाँ, मूल चीज को अंग्रेजी में कहते हैं इसेंस। इसेंस हो गया ना। तो इसेंस एंड कॉन्सेप्ट आर नॉट सिनोनिम्स, दे आर नॉट सिनोनिम्स, पर्यायवाची तो है नहीं वो। जैसे कोई उदाहरण। अच्छा, इस क्लास में बहुत जल्दी नहीं है ना कि आधे घंटे में उठ जाना है या नहीं है? आराम से पढ़ा जा सकता है। ठीक ठीक। क्या होगा उदाहरण। किसी भी टॉपिक के सारे पहलुओं को समझ लेना, ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली नहीं है। फिर प्रिंसिपल। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और ये सब बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन है, जैसे आता है बोल नहीं पा रहे, नहीं रोज बोल रहे हैं वर्ड कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने पूछ दिया, आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, लेकिन अंदर सब समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह होना चाहिए, होना चाहिए। सबके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल ही रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का ही कॉन्सेप्ट खराब है। कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच जॉइंस टू फैक्ट्स।
दो या दो से अधिक तथ्यों को जोड़ने वाली जो चीज होती है दैट इज कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि अगर कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है तो कम से कम दो फैक्ट तो मेरे पास होंगे ही होंगे ना, नहीं? जैसे सुशासन, गुड गवर्नेंस क्या है? व्हाट इज गुड गवर्नेंस? कैन गवर्नेंस बी बैड? गवर्नेंस इज ए कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट खराब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले लोग खराब हो सकते हैं ना, संसद नहीं खराब हो सकती ना, सांसद खराब हो सकता है, न्यायाधीश भ्रष्ट हो सकता है, न्यायपालिका नहीं। न्यायपालिका तो संस्था है। तो कैसे कैसे समझेंगे इसको? दो तथ्यों को जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है वह। तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा? कि ऐसा गवर्नेंस हो जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता हो, राइट? देन इज दिस गुड? तो वह क्या है, क्या करेंगे जिससे उद्देश्य की प्राप्ति होगी? इसका मतलब कि गवर्नेंस का कार्य एक तरफ और उसका उद्देश्य एक तरफ। तो गवर्नेंस का कार्य एक तथ्य हो गया, उद्देश्य उसका हो गया दूसरा तथ्य, दोनों को जोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट बन गया गुड गवर्नेंस। अब कार्य क्या है कि शासन को जनता के नजदीक होना चाहिए। जितना गैप होता जाएगा उतना वो वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा, हो जाएगा ना, दूरी बढ़ती जा रही है तो। लेकिन वो दूरी खाली रह नहीं सकती, समथिंग हैज टू बी देयर। क्यों? बिकॉज इन अकॉर्डिंग टू साइंस नेचुरली वैक्यूम डज नॉट एग्जिस्ट। निर्वात होता है प्रकृति में? नहीं होता, ब्रह्मांड में भी नहीं होता। देयर इज अ डार्क मैटर। अगर कुछ नहीं है तो डार्क मैटर तो है ही ना, डार्क एनर्जी है, राइट? वायुमंडल पतला हो सकता है, वो निर्वात कहां होगा? लैब में, आर्टिफिशियली, जब हम क्रिएट करेंगे किसी चीज को। तो अगर वैक्यूम नहीं रह सकता तो शासन और जनता के बीच की जो खाई है वह कोई ना कोई तो पाटेगा ना। वो कौन पाटता है? या तो आतंकवादी या नक्सलवादी या अपराधी, जो या तो राज्य के विरुद्ध है या जनता के विरुद्ध है। तो जैसे जैसे हम दोनों को नजदीक लाते जाएंगे, ऐसे जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके पास स्पेस नहीं है, ठीक है? तो वो अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। तो कानून व्यवस्था भी ठीक हो गई, विधि का शासन भी हो जाएगा, सरकार की जवाबदेही भी बढ़ जाएगी, जनता की सेवाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसी को कहेंगे गुड गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है कि शासन को जनता के नजदीक लाने वाला कार्य ही सुशासन हो सकता है। और अगर ऐसा कार्य कर दिया तो उसका जो उद्देश्य होगा वह उद्देश्य हमारे संविधान ने पहले से निर्धारित कर रखा है कि हमें लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है और संसाधनों को समता मूलक तरीके से वितरित कराना है। यही है ना लक्ष्य हमारा। तो अगर ये दोनों काम हो जाए तो हमारी, अब इसको दोनों को जोड़ दें इस कॉन्सेप्ट को, तो क्या समझ में आया कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता और शासन या प्रशासन की दूरी न्यूनतम है ताकि हम अपने संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इस संकल्पना को सुशासन कहेंगे। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट का अर्थ समझ में आ रहा है तो किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक की परिभाषा तक पहुंचना बहुत सरल होगा, राइट? अब अगर यह कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस का है तो यही दोनों तथ्यों से प्रश्न बनने। अब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सुशासन का सबसे अनिवार्य तत्व है? विधि का शासन, राज्य नागरिक संबंध की सुदृढ़ता, संवैधानिक लक्ष्यों का निर्धारण, नीतियों का क्रियान्वयन। चारों काम है सुशासन के। इनमें से सबसे अनिवार्य, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राज्य नागरिक संबंध। जितने ताकतवर होते जाएंगे शासन अपने आप गुड होता जाएगा। तो एक तो प्रश्न या तो कॉन्सेप्ट से बनना है, और कॉन्सेप्ट का मतलब कि कम से कम जो दो तथ्य है उसके पास, उन्हीं दो तथ्यों में से प्रश्न बनना है, राइट? अब उसमें जितनी भी बात आई ऑप्शन में, विधि का शासन, तो विधि का शासन भी कॉन्सेप्ट है एक, रूल ऑफ लॉ।
व्हाट एग्जैक्टली, बात वही है, फिर वही तरीका होगा रूल ऑफ लॉ को समझने का। कम से कम 2 फैक्ट हमारे पास होने चाहिए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रूल, नियम का अर्थ क्या होता है या विधि का अर्थ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ एक तरफ शासन है, रूल का अर्थ यहां शासन है, नियम नहीं है। एक तरफ विधि है, विधि क्या है, मार्गदर्शन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना। तो विधि के शासन के लिए जो आवश्यक विधियां हो सकती हैं वो हमारे प्रश्न है। वो चाहे इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे पर्यावरण के लिए हो, चाहे कुछ भी हो। प्रश्न उठाकर देखेंगे तो 10 प्रश्न इन्वायरमेंटल लॉ से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद सच एंड सच थिंग्स। हमें पता नहीं चलेगा कि इन्वायरमेंटल लॉ से क्यों पूछा गया क्वेश्चन। इन्वायरमेंट में तो मान लिया 40 कानून है, कितने कानूनों की कितनी धाराएं याद करेंगे, इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। लेकिन पर्यावरण में अगर 40 कानून है तो कौन सा कानून 2023 के प्रीलिम्स में आएगा। जो 2022 तक आ गए प्रश्न, उसके उत्तर सबको पता है, चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो। काम किस पर करना है कि 2023 में क्या आएगा। तो कौन सा कानून पर्यावरण का, उद्योग का, कृषि का, कौन सा कानून हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्रशासक के लिए। प्रशासक का काम क्या है। क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल समिट में नहीं जाता ना कलेक्टर, क्या जाता है, नहीं जाता ना। क्या कर सकता है, प्रदूषण नियंत्रण करेगा, काम करेगा। तो प्रदूषण नियंत्रण के कानून हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कृषि में किससे मिलता है वह, कृषि मंत्री से या किसान से। किसानों से जुड़ने वाले जो कानून है, वो चाहे फसल हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे कोई भी हो, यू कैन फिल्टर इट इजिली कि मेरे पास 40 कानून है, उसमें से ये 5 ऐसे हैं जो प्रश्न दे सकते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अगर ये 5 टॉपिक, 5 कानून मैंने फिल्टर कर दिए कि ऐसे ऐसे कानूनों से प्रश्न आएगा, उसके बाद 13 से 22 तक के प्रश्न उठाकर देख ले। अगर उन 5 कानून से प्रश्न आए हैं, इसका मतलब है कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं दैट डायरेक्शन इज राइट। नहीं, एक व्यक्ति वेट लेने वाली मशीन पर चढ़ा, देखा है वेट लेने वाली मशीन स्टेशन पर होती है, तो टिकट निकलता है, उसमें एक तरफ वेट लिखा होता है, एक तरफ भाग्य फल लिखा होता है। तो वेट की तरफ लिखा था कि कृपया एक बार में एक ही व्यक्ति चढ़े, ठीक है, भारी भरकम था। दूसरी तरफ लिखा था कि आप प्रगतिशील हैं लेकिन गलत दिशा में। तो हमारा प्रगतिशील होना तो जरूरी है, लेकिन दिशा कौन सी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे यह समझ में आ जाएगा कि मेरी दिशा सही है, जो दिशा, जिस दिशा में मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो ऊर्जा कम लगेगी, क्वेश्चन ज्यादा पकड़ में आएंगी। समझ में आया क्या कहा मैंने। तो यू हैव टू वर्क ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज योर कॉन्सेप्ट। ठीक, आंकड़े अगर याद नहीं होते या तारीख याद नहीं है, मान लिया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, मान लिया कोई पूछे, तो हमें क्या पता याद रहना चाहिए कब हुई थी। सीवीसी की स्थापना कब हुई थी, 1964 में, किस तारीख को। मान लिया याद आ गया 10 दिसंबर 1964। फिर कोई पूछेगा 10 बजे कि 11 बजे। तो तारीख और समय से कोई लेना देना है नहीं। 64 से भी कोई खास लेना देना नहीं यूपीएससी को। यूपीएससी को इससे मतलब है कि सतर्कता आयोग की समझ जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा उसको है या नहीं, दैट्स ऑल। अगर उसने आंकड़ा पूछ दिया बाय द वे, तो 45 तो है ना, अभी तक एक क्वेश्चन काटा है मैंने, 44 तो बचा हुआ ही, उधर चला जाएगा। मैं जो सुझाव दे रहा हूं उसमें फायदा यह होता है कि इफ यू प्रिपेयर फॉर 55 यू मे सॉल्व 60, बट इफ यू प्रिपेयर फॉर 100 यू विल लैंड टू 40, इट इज गारंटीड। आया समझ में। जब 100 पर दिमाग काम करेगा ना, तो 50 बनने के बाद गेस करेंगे हम, और गेस करेंगे 30 क्वेश्चन, जिसमें से पता चला कि 29 गलत हो गए। तो जहां 42 पर संभव था हो जाने का,
मैंने परीक्षक को खुद कहा कि आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड फॉर दिस। तो अगर 55 पर काम करेंगे तो 60 बनेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में रहेगा कि मुझे 2 घंटे में 55 प्रश्न हल करने हैं। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू थिंक। नहीं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 100 पूरा हो जाए तो गैस करते ही हैं। और अगर 55 ही बनाना है 2 घंटे में, तो एक क्वेश्चन पर जहां 10 सेकंड रुक रहे थे वहां 2 मिनट रुकूंगा मैं, ताकि पूरी तरह से उस पर विचार करके तब टिक किया जाए। तो ब्लंडर्स होने के चांसेस जो होते हैं वो घट जाएंगे, गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बहुत एडवांटेज है। ठीक है। लोक नीति जो इसमें टर्म है, बाकी तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको टेस्ट भी देना है ना, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पर। लोक नीति का क्या मतलब होता है आमतौर पर? पब्लिक पॉलिसी। अभी तक जितनी बात बताई उसका एक ही मूल मंत्र है, विषय कोई हो, टॉपिक कोई हो, यू हैव टू वर्क एट वन प्लेस, दैट इज द कॉन्सेप्ट। जिस व्यक्ति की संकल्पनाएं क्लियर होती है उसको इस परीक्षा में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, और जिसका कॉन्सेप्ट खराब है उसका सिलेक्शन हो नहीं सकता, चाहे वो 25 घंटा क्यों नहीं पढ़ ले 24 घंटे में। दैट इज ऑल्सो गारंटीड। सो यू हैव टू वर्क ओनली ऑन कॉन्सेप्ट। आप 1000 किताब पढ़ ले, आप 20 घंटा पढ़ते रहे, 5 साल पढ़े प्रीलिम्स के लिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 6 घंटा पढ़ने वाले भी आईएएस बन जाते हैं और टॉप 50 में होते हैं। तो उसका मूल मंत्र वही है, यू हैव टू वर्क ऑन ओनली ऑन कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। छोटी छोटी बातों की समझ अगर है तो 55 क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। जैसे लोक नीति, लोक का क्या मतलब है? यहां सरकार, जनता नहीं, सरकार है, पब्लिक। पब्लिक हियर मीन्स गवर्नमेंट। पॉलिसी, यू अंडरस्टैंड, सेट ऑफ गाइडलाइंस। सरकार की नीतियां हैं। कौन सी नीति सरकार की इंपॉर्टेंट है? एक मंत्रालय को 15 कार्यक्रम बनाने तक का अधिकार है भारत में। वन सेंट्रल मिनिस्ट्री कैन मेक अप टू 15 प्रोग्राम्स, राइट। अगर 50 मंत्रालय हैं और 15 ईच कर दें, कितने कार्यक्रम हो गए? 750। याद होगा वो कौन कार्यक्रम कब आया था, उसका उद्देश्य क्या है। अगर थोड़ी ज्यादा पढ़ाई हो गई है तो बजट भी याद रखें, बजटीय प्रावधान कितना 1000 करोड़ था, याद होगा कभी? 750 कार्यक्रम नहीं होगा। कैसे फिल्टर किया जाएगा? विच प्रोग्राम विल बी इंपॉर्टेंट? क्या तरीका होगा पूछने का? या तो आधार यह हो सकता है कि अखबार में छपा है, करंट में है इसलिए हमने उसको पढ़ लिया है, या तो यह आधार होता है चुनने का। और क्या आधार हो सकता है? इसका भी कोई, ये भी कोई गारंटी तो है नहीं। ये हमारे जैसे लोगों ने बता दिया है कि 1 साल का करंट पढ़ने को सब आ जाएगा। करंट का क्या मतलब? करंट पर भी बात करनी है मुझे। समाचार पत्रों में क्या क्या है ना, लिखा हुआ है इसमें कुछ समाचार पत्रों में चर्चित मुद्दे। तो समाचार पत्र में जो छप रहा है वही पूछा जाएगा। ये कौन लेगा गारंटी? मैं तो नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा ना तो ज्ञानी था न हूं। ये तो हमने अपने बैठे बैठे बना दिया है कि और कहां से पूछेगी कमीशन। तो एक तो समाचार पत्र में जो छप रहा है वहीं से आएगा, ऊपर से ऐड कर दिया कि एक ही साल, एक, चूंकि उससे ज्यादा क्षमता है नहीं पढ़ने की। तो नया क्या है समाचार पत्र में? गरीबी नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है कि महिला सशक्तिकरण नहीं है कि भारत चीन संबंध नया है? कौन सी चीज नई है? टेल मी, सिवाय इसके कि कोई नया अनुसंधान हो गया हो। और कौन सा मुद्दा नया है भारत में? है कोई? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, विनिर्माण का क्षेत्र, बजट में जितने कार्यक्रम है वो, व्हाट इज न्यू इन दैट? एवरीथिंग इज सिंस 1947। अंतर क्या है होगा कि पहले गरीब 50% थे तो अब घटकर 5% हुए होंगे, इतना ही हुआ होगा।
तो या तो पूछा नहीं जाएगा कि गरीबी के बारे में आप जो जानते हैं वो बताइए। इसका मतलब कि वो करंट, या तो हम करंट को आधार बनाते हैं अखबारों में छपने वाले को, या हमारा जो नेचर ऑफ जॉब है उससे समझ में आएगा विच पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो प्रशासकों को दिशा निर्देश देती हैं, हाउ डू यू इंप्लीमेंट समथिंग। कुछ ऐसी होती हैं जो मैक्रो लेवल पर राष्ट्र के विकास के लिए काम करती हैं, जैसे गति शक्ति मान लिया है ना, तो वो राष्ट्र विकास के लिए एक बहुत बड़ी नीति है राइट। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, दे आर फॉर एट मैक्रो लेवल। तो जो निचले स्तर पर प्रशासक की आवश्यकता है वहां इंपॉर्टेंट है ना, वो पॉलिसीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर मुझे फिल्टर करना है तो मैं वैसी 20 पॉलिसीज अगर फिल्टर कर लूं तो आसान हो जाएगा पढ़ना। उस पॉलिसी की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों बनाई हमने नीति, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, लाभार्थी उसके कौन है और उसका भविष्य क्या है। 4 पॉइंट है उसके। वाई वी मेड दी पॉलिसी, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, क्या चाहती है वो, इस आज की स्थिति क्या है, किसको लाभ हो रहा है उससे, और उसका भविष्य क्या है। अब लाभार्थी में जो लाभार्थी प्रशासकों के नजदीक होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, जैसे किसानों से संबंधित, आम लोगों के कल्याण से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित, जिसमें प्रशासक को काम करना है जिस डोमेन में, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं दे विल बी इजियर फॉर, दे विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्वेश्चंस। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि प्रीलिम्स इज द इजीएस्ट एग्जाम इफ यू टारगेट इट प्रॉपरली। अगर टारगेट कर लिया है और कॉन्सेप्ट पर काम कर लिया अगर, तो कुछ रिजल्ट पीटी नहीं, मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, यू विल बी थ्रू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी लास्ट वीक में हम लोगों ने एक मॉक इंटरव्यू लिया, उसमें एक छात्र है, ही इज जस्ट 21 ईयर्स, जस्ट 21 फ्रॉम मध्य प्रदेश। फर्स्ट अटेम्प्ट ही हैज क्लियर्ड मेंस, और जैसा उसका कॉन्फिडेंस है, बाय गॉड्स ग्रेस he should be selected। अगर सेलेक्ट हो गया, you can imagine his career। 21 वर्ष की आयु है, is a child basically, he was looking like a kid when he faced the board। लेकिन खासियत उसकी क्या थी, वेरी क्लियर एंड आर्टिकुलेट। जो नहीं आता वो नहीं आता। मान लिया उससे हमने 10 प्रश्न पूछे, तो जिसमें नहीं आता उसने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं है, लेकिन जो आता है उसमें उससे बढ़िया उत्तर नहीं हो सकता। आया समझ में? कारण उसका क्या है कि इस कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर। तो अनावश्यक उसने चीजें नहीं याद है उसको। तो बोर्ड परीक्षक को भी ये लगेगा ना कि जो व्यक्ति है वो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, देयर इज अ सुटेबल पर्सन। 100 चीजें पढ़ रखी हो और किसी के बारे में कुछ बता नहीं पाए। मान लिया मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री पूछे कि कैसा चल रहा है जिला, वो कहे कि हाँ सर यूक्रेन और रूस में तो अच्छा युद्ध चल रहा है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर कॉन्सेप्चुअली काम कर लिया, और वो एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण है, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, दोज हु आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर दे आर नॉट आउट। रैंक उसका जो हो, लेकिन वो उस लिस्ट में है, ही इज ए सिविल सर्वेंट। वो चाहे IRS हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, और उसमें माध्यम भी काम नहीं आता। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हिंदी माध्यम में भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अंग्रेजी में वही रहेगा। चाहे गुड गवर्नेंस कहें, चाहे सुशासन कहें, जनता और नागरिक के बीच की दूरी अंग्रेजी में बड़ी नहीं रह सकती, अंग्रेजी में भी घटानी होगी, हिंदी में भी घटानी होगी। सो इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, मीडियम विल नॉट बी अटेंशन। और भी बता दे रहा हूं, जिस छात्र का मैं एग्जाम्पल दिया ना, इज फ्रॉम हिंदी मीडियम, फ्रॉम सागर इन मध्य प्रदेश, इज फ्रॉम हिंदी मीडियम। और 3-4 प्रश्न हमने किसी ने पूछा अंग्रेजी में, तो उसने कहा कि सर इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होती है मुझे, तो काइंडली मुझसे हिंदी में सवाल पूछिए। इससे भी कोई समस्या नहीं है, सरकार अंग्रेजी सिखलाई देगी, नहीं तो कुछ तो सिखलाई देगी जो अंग्रेजी जैसा लगे। बाद में ये वो बोलेगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, लग रहा है अंग्रेजी ही बोल रहा है, तो इतना तो सिखलाई देगी ना उसको। और IAS बन जाएगा तो कौन, किसको हिम्मत होगी पूछने की आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है।
पूछेगा कोई? वंस ही इज एन आईएएस ऑफिसर, तो मैं जाकर उससे कहूं कि मेरी अंग्रेजी तो अंग्रेज टाइप, कहेगा क्या कर लिया आपने? तो उस तरीके से फोकस पर काम करने की जरूरत है। बाकी तो ठीक है, आप अपना टेस्ट दीजिए, फिर देखता हूं। क्वेश्चन मैंने बहुत साधारण से बनाए हैं, है ना? कि मिलेगा इनको टेस्ट पेपर। कितना समय मिलता है टेस्ट में? 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन के लिए कितना समय मिलता है? 25 मिनट? अरे तो 5 मिनट का समय मिलना चाहिए। 25 क्वेश्चन में 25 मिनट, तो ऐसे ही बन जाएगा। 25 मिनट में 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, वो भी बहुत ज्यादा है। बीस मिनट में 25 क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो ऐसे भी बन जाएगा। कोई बात नहीं, जो ट्रेडिशन है आपका उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बंटवा दो इन लोगों को, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। देखता हूं उसके बाद क्या स्थिति आती है। मैंने इतनी देर में एक ही बात कही, अगर समझ में आई है तो उस पर काम शुरू कीजिएगा, कहीं रुकावट नहीं आएगी। दोबारा इस कक्षा में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी देयर इन मसूरी। अगर उस पर ईमानदारी पूर्वक काम कर लिया तो अभी से भी, अगर आज से तैयारी शुरू करेंगे तो भी वह सफलता की गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। राइट? चूंकि जो वो पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, हर जगह कॉन्सेप्ट ही टेस्ट होंगे। नॉलेज या जानकारी की गहराई जानने वाली ये परीक्षा पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू टेस्ट योर नॉलेज, वर्टिकल डेप्थ। विषय पर कितनी पकड़ है उसकी जानकारी उसको नहीं चाहिए। ठीक है? उसको चाहिए कि वह व्यक्ति कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर है तो अच्छा कम्युनिकेटर होगा, सरकार की बातों को आम लोगों तक पहुंचा सकता है, आसानी से कन्विंस कर सकता है लोगों को, है ना? ईमानदारी से काम कर सकता है, यही चाहिए उसको। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक शब्द आजकल प्रयोग करते हैं कि कुछ बच्चे लाइव हैं, बाकी डेड थोड़ी है। बाकी डेड है नहीं, मुझे भी कहा गया कि बहुत सारे बच्चे लाइव हैं। वेरी गुड, बाकी डेड के बीच में जा रहा हूं। करंट भी तो पढ़ रहे होंगे ना आप लोग? नहीं, करंट पढ़ना शुरू नहीं किया अभी? पढ़ा जा रहा है मैगजीन से। मैगजीन से पढ़ रहे हैं, अखबार से पढ़ रहे हैं? दोनों। मैगजीन तो यहां से मिल रही होगी पर मंथ, और न्यूज़पेपर कौन सा? द हिंदू। गुड, पढ़ कर रख देते हैं द हिंदू। बहुत लोग ऐसे भी अखबार पढ़ते हैं, पढ़ लिया द हिंदू और रख दिया आपके। सबसे कम समय में अखबार पढ़ना हो। 20 मिनट कर रहा हूं, चलिए, ऑल द बेस्ट। क्या स्थिति है? 25 में 25। कितना बना? 10 केवल? कितना बना? 20 सही है। 25 किसको लग रहा है होना चाहिए? 25 में 25 किसका लग रहा है, ऐसी उम्मीद है? नहीं। और 22 से 25 के बीच में? नहीं। 1 से 5? अब बताइए मुझे, 20 से ऊपर किसका किसका सही है? 20 प्लस।
गुड गुड। और कोई 20 के ऊपर? गुड। और 15 से 20 के बीच में? 15 से नीचे वाला भी पूछूं? 10 से 15? और उसके नीचे? क्या समस्या क्या रही है? पढ़े नहीं थे? पढ़ा नहीं है ना इसको? कोई ऐसा भी प्रश्न है जो गलत नहीं होना चाहिए था, हो गया है? 24। 24 में क्यों कंफ्यूजन है? ठीक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। कौन सा ऐसा प्रश्न लग रहा है जो बहुत डिफिकल्ट लगा? कोई नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं लगा। ट्वेंटी 23 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। 12। क्या दिक्कत है इसमें? सबसे ज्यादा तो वेटेज आय दूरी है, इनकम डिस्टेंस। सबसे ज्यादा वेटेज तो वही है ना। पॉपुलेशन का वेटेज तो बहुत घटा दिया 15th कमीशन ने। 45% वेटेज इज गिवन टू इनकम डिस्टेंस। अधिकतम प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय राज्यों के बीच। अभी डिस्कस कर देता हूं। 23, 17। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? ये पढ़ा नहीं होगा, इसलिए पढ़ा नहीं होगा, इसलिए है ना। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ये सब नहीं पढ़ा होगा ना। हालांकि क्लास में लिखवाया है मैंने इसको। कैबिनेट सचिवालय जब पढ़ा रहा था तो ये दोनों लॉ लिखवाया जरूर होगा। नहीं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स लिखा होगा ना क्लास। ठीक है। कोई ऐसा प्रश्न है जो मुझे डिस्कस करने की जरूरत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? मैं आगे बढ़ा रहा हूं, टेल मी कहां पर रुकने की जरूरत है? इसमें भी जरूरत नहीं है, है? नहीं ना। दबाव समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दबाव समूह, तीसरा जो पॉइंट लिखा है ना, ट्राइबल ग्रुप्स आर नॉट प्रेशर ग्रुप्स। भारत में दबाव समूह दो तरह के हैं। एक तो इकोनॉमिक जो एजेंसीज हैं वह, जैसे CII, फिक्की, एसोचैम, ये सब होते हैं दबाव समूह, आर्थिक। दूसरा श्रमिक संघ, जैसे AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और कृषक संघ है ना। ये सब दबाव समूह है भारत में। दो तरह के संगठन दबाव समूह नहीं होते, एक तो राजनीतिक और दूसरे जनजातीय। दे आर नॉट प्रेशर ग्रुप्स, है ना। पॉलिटिकल एजेंसीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रेशर ग्रुप्स। वाई ना? बिकॉज पॉलिटिक्स विल इन्फ्लुएंस द सिविल सोसाइटी। हाँ, नहीं, क्यों 1 2 3 होगा? अच्छा, दबाव समूह नहीं है। हाँ श्योर, आंसर तो वही होना चाहिए। ये लगा इसमें। कई बार आंसर टिक करने में या टाइप करने में दिक्कत होती है ना। ये अपने हितों को प्रभावित करने वाले कानूनों और नीतियों के मूल्यांकन से संबद्ध रहते हैं। ठीक है, यह
दूसरा है विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। और जनजातीय समूह दबाव समूह नहीं है, ये भी ठीक है। आंसर इसका करेक्ट कर लीजिए, आंसर इसमें तो गलत लगा हुआ है, डी हो जाएगा 1 2 3। कुछ लोगों को राहत मिली होगी, एक क्वेश्चन और बढ़ा। दबाव समूह हमेशा सिविल सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, या सिविल सोसाइटी से उत्पन्न होने वाले समूह हैं वो। सो दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दी पॉलिसीज, पॉलिसी मेकिंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं सरकार से बाहर रहते हुए, है ना। जैसे सीआईआई है, इज मोस्ट पावरफुल, सीआईआई और फिक्की, सबसे ताकतवर अगर दबाव समूह भारत में यही दोनों है, ठीक है। बाकी सब जो है वो हित समूह है, दे आर इंटरेस्ट ग्रुप्स। जैसे ट्राइबल या पॉलिटिकल जितने भी हैं सब हित समूह कहे जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं सोसाइटी के। तो सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते, लेकिन सभी दबाव समूह हित समूह होंगे। नक्सलवाद, नक्सल्स, अरे नक्सल्स तो आउटफिट है ना, नक्सल्स तो दबाव समूह इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। दबाव समूह तो सकारात्मक दबाव समूह होना चाहिए। भारत में दबाव समूह विकसित हो नहीं सका क्योंकि भारत में सिविल समाज बेहतर नहीं हो सका। दबाव समूह, जिन राष्ट्रों में दबाव समूह है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में, देयर पॉलिसीज आर मोर पावरफुल, क्योंकि वो इंटरेस्ट ग्रुप है ना, हित समूह है, तो अपने समूह के हित पर सरकार पर दबाव बनाएगा, राइट। तो मान लिया जितने भी दबाव समूह भारत में हैं, जैसे औद्योगिक कहा, श्रमिक कृषक संघ, सभी का दबाव अगर सरकार पर पड़ेगा तो नीतियां किसानों के लिए भी, श्रमिकों के लिए भी, उद्योगों के लिए भी, सबके लिए बेहतर होंगी। तो दबाव समूह तो हमेशा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। शब्द दबाव है इसलिए हमें लगता है कि नेगेटिव है, राइट। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो दबाव समूह की तरह काम कर सकते हैं, दबाव समूह है नहीं बा। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट में जो पार्टनर पार्टीज हैं, बा मान लिया 20 दलों की सरकार है, साझा सरकार, और उसमें से एक दल ऐसा है जिसके 50 सांसद हैं, तो वो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर सकता है सरकार के साथ कि अगर मेरा काम नहीं हुआ या मेरी मंशा पूरी नहीं हुई तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो सरकार के गिर जाने का खतरा होगा, तो सरकार पर दबाव पड़ गया कि उसकी बात माननी होगी। कहा जाएगा कि जो साझा सरकार के घटक दल हैं वो कई बार दबाव समूह की तरह कार्य कर सकते हैं, बट इसेंशियली दे आर नॉट प्रेशर ग्रुप्स। भारत के संदर्भ में, है ना, उनको, लेकिन दबाव समूह तो होना चाहिए। नक्सली जो है, नक्सली तो दे आर एक्सट्रीमिस्ट, तो उग्रवादी तो वह होगा ना जो मुख्य धारा से अलग होगा। मुख्य धारा जो विकास की मुख्य धारा है या राज्य की जो मुख्य धारा है, उससे वह अलग हटकर काम कर रहा है, एंड ही इज अगेंस्ट द स्टेट और द सिस्टम, तभी वो एक्सट्रीमिस्ट होगा ना। ही हैज गॉन टू एक्सट्रीम साइड, उसको तो दबाव समूह कह ही नहीं सकते, है ना। और भारत में नक्सलवाद ऐसे भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, भारत में उसको आधिकारिक रूप से कहा जाता है कानून व्यवस्था की समस्या है, राइट। तो पश्चिमी राष्ट्र, बहुत अच्छा प्रश्न बहुत पहले मेंस में पूछा है कमीशन ने कि भारत में सब कुछ होने के बावजूद दबाव समूह अच्छे नहीं बन सके, इसके क्या कारण थे। तो चूंकि सिविल सोसाइटी हमारी ग्रो नहीं कर सकी है एटलीस्ट अंटिल 90s, वैश्वीकरण के दौर में जब भारत का एक्सपोजर हुआ है दूसरे राष्ट्रों के साथ या विश्व के साथ, तब समाज में बहुत सारी संस्थाएं काम करने लगी हैं जो सिविल सोसाइटी को मजबूत कर रही हैं। लेकिन समस्या क्या है कि भारत में हम डॉलर देखते ही बौखला जाते हैं, है ना, और लगता है कि सब मेरा हो जाए। तो बहुत सारे एनजीओ जो थे वो फॉरेन फंडिंग के चक्कर में गड़बड़ करने लग गए, एफसीआरए का उल्लंघन कर दिया उन्होंने, तो सरकार ने बहुत सारे एनजीओ को बैन कर दिया है। तो सिविल सोसाइटी के ग्रो करने के साथ साथ दूसरे तरह की समस्या हुई होगी, है ना। तो सिंस आवर सोसाइटी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, इसलिए दबाव समूह सीमित होकर रह गया, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि, या बहुत हद तक कह भी सकते हैं कि दैट प्रोबेबली इज द रीजन
कि जहां कृषि विकास जितना हो सकता था भारत में उतना नहीं हो सका, क्योंकि इस पर सरकार पर दबाव बनाने वाला कोई ऐसा सच कोई कृषक संघ बहुत ताकतवर नहीं हो सका। एआईटीयूसी तो फिर भी बहुत ताकतवर है, ट्रेड यूनियन, लेकिन कृषक संघ वैसे ताकतवर हो नहीं सके, है ना। तो एक तो वह दबाव समूह के बारे में जानना। और क्या प्रश्न है जहां दिक्कत हो रही है या जहां मुझसे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? हम्म 7-8 ठीक है। ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 7वां, तो याद रखने की चीज है, वही बता रहा हूं। और क्या कौन सा कहा था? 13, 8, 8 भी फैक्ट बेस्ड है। 8 भी तो फैक्ट बेस्ड है, गति शक्ति, तो याद रखने वाली चीज है। सीएसआर होता है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें 2 प्रिंसिपल हैं सीएसआर के। एक है कि कंपनी इज नॉट अ लीगल एंटिटी ओनली, इट इज अ सोशल एंटिटी ऑल्सो। उसको कहते हैं सोशल एंटिटी थ्योरी या प्रिंसिपल, कि कंपनी केवल वैधानिक संस्था नहीं होकर सामाजिक संस्था भी है, क्योंकि उसका ग्राहक का आधार, उसका संसाधन, उसका व्यापार सब समाज में है, इसलिए सामाजिक संस्था भी है वह, और इस कारण उसका दायित्व है कि वह समाज के विकास में अपना योगदान दे। एक तो यह प्रिंसिपल है। और दूसरा ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल है, न्यासिता का सिद्धांत है कि कंपनी सर्व्स एज ए ट्रस्टी ऑफ द सोशल रिसोर्सेस। समाज में जो विद्यमान संसाधन है उनके ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है वह, इसलिए अपने मुनाफे से कुछ राशि उसको समाज के विकास में देनी चाहिए, राइट। इसलिए यह प्रावधान हमने किया। पहले भी करती थी कंपनियां, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करती थी, लेकिन यह उनका विवेक होता था कि वह अपनी इच्छा से जो खर्च कर दे। अब हमने उसको वैधानिक बना दिया, वैधानिक अनिवार्यता बना दी है। सो दे आर नाउ लीगली अकाउंटेबल टू स्पेंड मनी। अगर वो खर्च नहीं करते तो अलग से एक अकाउंट होता है, सीएसआर अकाउंट, जिसमें वो राशि जमा करनी होती है, और उसको जमा करने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक उसको व्यय करना है। अगर नहीं किया है तो सरकार उस पर जुर्माना लगा सकती है ना। तो उसको धीरे धीरे हमने वैधानिक रूप से बाध्यकारी बनाकर उसको उत्तरदायित्व सौंपा है। उसका उत्तरदायित्व का मतलब ही होता है बाइंडिंग ड्यूटी। कर्तव्य और उत्तरदायित्व में फर्क यही है, कर्तव्य इज मोरली बाउंड, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर लीगली बाउंड ड्यूटीज। जब कर्तव्यों को वैधानिक बाध्यता दे दी जाती है तो वो बन जाते हैं उत्तरदायित्व, राइट। इसलिए जहां शब्द आया उत्तरदायित्व, इसका मतलब है कि वह वैधानिक रूप से बाध्यकारी होगा ही है, वह इसेंशियली वह ड्यूटी है। क्योंकि न्यासिता और जो सिद्धांत है सामाजिक निकाय का, वह उसको कर्तव्य देता है, लेकिन उत्तरदायित्व है वह। और कौन सा कहा है? 22। भारत में राज्य स्वतंत्र संघीय इकाइयां नहीं बल्कि स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयां हैं। भारत में किसी राज्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने के लिए राज्य को अपनी सहमति देनी होगी, है? States in India are not independent federal units but autonomous administrative units. ठीक है ना स्टेटमेंट है। और दूसरा गलत है, सहमति देना अनिवार्य नहीं है उसकी। सहमति नहीं भी देगा तो भी परिवर्तन हो सकता है? आर्टिकल कौन सी आर्टिकल है यह? 3 है, 3 है। हाँ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? किसी को कंफ्यूजन है? 23
क्या क्या? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाँ, क्या होता है? आरंभिक का मतलब होता है कोर्ट की जो आरंभिक अधिकारिता है किसी भी कोर्ट की, उसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर केस इज टू बी फाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट कोर्ट। कोई भी ऐसा मामला जो किसी न्यायालय में पहली बार लाया जाए, जो क्षमता होती है कोर्ट की, उसको कहते हैं आरंभिक, ओरिजिनल। है समझ में? तो जैसे सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, संघ राज्य विवाद या राज्य राज्य विवाद, तो वो कहां केस फाइल करेगा कोई भी राज्य? तो पहला जो न्यायालय है वह उच्चतम न्यायालय। इट कैनॉट बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट, ठीक है? नीचे तो कर ही नहीं सकते, जल विवाद पर लागू नहीं होता है। नहीं, इसके बावजूद उसमें लिखा क्या है, 131 जो आर्टिकल है उसमें लिखा यह है कि ऐसे मामले होने चाहिए जिसमें जो ढांचा हमने फेडरेशन का बनाया है संविधान में, उसमें उस ढांचे पर असर पड़ रहा हो। मतलब क्या हुआ कि फेडरेशन बनाया तो हमने शक्तियों का बंटवारा किया, संघ को अलग से शक्ति दी, संघ सूची बनाकर, राज्य को अलग दी। अब अगर दोनों में से कोई एक ऐसा कोई कानून बना दे जो दूसरी सूची पर प्रभाव डाल रहा हो, तो या तो राज्य की शक्ति छीन रहा है या संघ की शक्ति छीन रहा है। तो जब फेडरल प्रिंसिपल वायलेट होगा, वही मामला उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ओनली द लीगल डिस्प्यूट्स, नॉट सोशल एंड इकोनॉमिक। तो नदी जल विवाद चूंकि सामाजिक आर्थिक है ना, इसलिए आरंभिक अधिकारिता लागू नहीं होगी। लेकिन अगर किसी न्यायाधिकरण ने निर्णय दे दिया है तो अपीलीय अधिकारिता लागू होगी उसकी, उच्चतम न्यायालय की। एपेलेट जुरिस्डिक्शन इज एप्लीकेबल। और कहां दिक्कत है? और किस प्रश्न में दिक्कत है? 24 में क्या दिक्कत है? 24 यह कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का तरीका क्या है? यह है आर्टिकल 217(1)(b), रिमूवल ऑफ हाईकोर्ट जज। इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि प्रक्रिया वही होगी जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में है, राइट? अब 124(4) में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से कैसे हटाया जाएगा। तो हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति। तो प्रश्न हमारे सामने आता है कि सीधा यह क्यों नहीं लिखा? नहीं आया समझ? मैंने क्या कहा? मैंने यह कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि और रीति से और उसी आधार पर पद से हटाया जाएगा जिससे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि रीति और आधार वही होगा जिसका उल्लेख 124(4) में है, और 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को इधर से घूमकर ऐसे आने की क्या जरूरत थी? वी कुड हैव रिटन स्ट्रेट अवे दिस कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को अनुच्छेद 124(4) के तहत उसी रीति और आधार पर हटाया जाए जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए। अल्टीमेटली तो प्रोसेस वही है ना। लेकिन अगर ऐसा लिख देते तो भारत के फेडरल प्रिंसिपल का उल्लंघन हो जाता। आया समझ में? बिकॉज द लोकल बॉडीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 द्विस्तरीय सरकार की बात करता है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दो ही स्तर हुए ना। अनुच्छेद 1 को जब अनुच्छेद 40 के साथ पढ़ेंगे तब तीसरा स्तर आता है, ग्राम पंचायतों का गठन, राइट? तो संघ बनाएगा राज्य और राज्य बनाएंगे पंचायत या नगरपालिका, तो वो सीधे सीधे राज्य के नियंत्रण में है।
अगर हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में लिखा होता तो हमने राज्य की शक्तियों को बाईपास कर दिया होता, राइट। तो संविधान के मूल जो सिद्धांत है उनकी रक्षा करने के लिए हमने लिखा कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जाएगा, क्योंकि राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायपालिका का सर्वोच्च है। अब जब संघ बनाएगा राज्य को और न्यायाधीश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हमने लिखा कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जाएगा। सो वी हैव मेंटेन्ड द इंडिपेंडेंस ऑल्सो, राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित कर दी है, पद से हटाने वाली प्रक्रिया को संसदीय प्रक्रिया भी बना दिया है और परिसंघ के सिद्धांतों का संरक्षण भी कर दिया है। That's why it is the language is like this. आया समझ में? पॉलिटी अगर ठीक से पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 19 कौन सा कहा? 17 19 तो रटने वाली चीज है ना? 11वीं अनुसूची ना, बिल्कुल है, नहीं होने का सवाल ही नहीं। एक 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए है ना, कितने विषय है? 29। एंट्री नंबर 9 ऑफ 11th शेड्यूल डील्स विद एडल्ट एजुकेशन, प्रविष्टि संख्या 9 प्रौढ़ शिक्षा है। 17 तो फिर रटने वाली चीज है, वो कानून समझ में आना चाहिए कि जो भारत सरकार के कार्य हैं कैबिनेट सचिवालय के, कैबिनेट सचिवालय का काम यह होता है कि वह भारत सरकार के या कैबिनेट के डिसीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है। वह कैबिनेट ने जो भी डिसीजन लिया है उसका प्रशासनिक जो स्वरूप होगा वह देखेगा कैबिनेट सचिवालय, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। अब कैबिनेट सचिव की इस विशेषता यह है कि ही इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया अक्रॉस ऑल सिविल सर्विसेज, जितनी भी सिविल सेवाएं हैं उनका प्रमुख है वह, ठीक है। जैसे चीफ सेक्रेटरी है स्टेट का, क्यों? क्योंकि वह कैबिनेट के डिसीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो कैबिनेट का डिसीजन तो पुलिस के लिए भी होगा, पर्यावरण के लिए भी होगा और समाज के लिए भी होगा। तो सारे सिविल सेवकों का प्रमुख है वह भारत के, ठीक है। और उसके लिए चूंकि विधि का शासन है भारत में, इसलिए भारत सरकार का कोई भी कार्य बिना कानून के हो नहीं सकता। तो कैबिनेट डिसीजंस लिए जाते हैं इन कानूनों के तहत। उसके बाद जब अलग अलग डिसीजन लागू किया जाएगा तब उसके लिए अलग अलग कानून होंगे। मान लिया शिक्षा का काम करना है सरकार को, तो शिक्षा से संबंधित जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है वो ट्रांजैक्शन और एलोकेशन ऑफ रूल्स के तहत ले लिया उसने। कैबिनेट को यह शक्ति है इस कानून के तहत। जब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जाएगा, देन द राइट टू एजुकेशन एक्ट विल अप्लाई, तब शिक्षा का अधिकार अधिनियम काम करेगा। कैबिनेट के डिसीजन के लिए दीज टू लॉज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना इसके सरकारें काम नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है कि जब कैबिनेट का डिसीजन हो गया है, इसका मतलब है कि वह आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है, क्योंकि वह कानून के तहत निर्णय लिया गया होगा। सरकार ऐसे प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया तो वह आधिकारिक नहीं है, लेकिन अगर कैबिनेट ने दे दिया है, अखबारों में पढ़ते हैं ना कि कैबिनेट हैज डिसाइडेड या दिस वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, तो जहां वो अप्रूवल हो गया इसका मतलब है कि इट इज नाउ ऑफिशियल, राइट, एंड इट इज ट्रांजैक्टेड अंडर ईदर ट्रांजैक्शन ऑफ रूल्स और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स और एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, इसके तहत होगा वह, राइट। और कुछ है? कोई प्रश्न है? नहीं, गुड, लगभग सब तो पूछ ही लिया।